बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक, यह वही पुस्तक है जिसका आप सभी पाठकों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ मित्रों, अब डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर प्रकाशित हो अपने पाठकों के हाथ आ चुकी है। और इसी पुस्तक के प्रमोशन हेतु हमने शुरू की है बोलती पुस्तकें सीरीज। आज इसी सीरीज के अंतर्गत आप श्रवण करने जा रहे हैं इसी पुस्तक का एक अंश। मित्रों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मित्रों, अब अपना पठन शुरू करते हैं। यूसुफ आदिल खान और पोर्तुगीज केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के पश्चिम समुद्र तट बंदरगाह पर उस समय यूसुफ आदिल खान का शासनकाल था। वास्को डी गामा भारत को आने के लिए समुद्री मार्ग का आविष्कार जो किया, यह एक अत्यंत रोमांचकारी घटना थी, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में पश्चिमतियों के साथ भारत को संपन्न बनाने में सहायक रही। उस समय तक भारत पश्चिमी तटवर्ती प्रांत द्वारा पर्शियन गल्फ और लाल समुद्र, इनका व्यापारिक व्यवहार चलता रहता था। वहां से भारत के द्वारा रफत किए गए वस्तुओं यानी भेजे गए अरबी व्यापारी ऊंटों पर लाद कर पश्चिमात्य देश के ओर भेज देते थे। यह बहुमूल्य व्यापार माना जाता था। इस पर सतत पोर्तुगीजों की नजर लंबे समय से टिकी हुई थी। पोर्तुगीज भारत को आते ही उन्हें मुस्लिम शासकों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम सम्राट स्वाभाविक रूप से अपने स्वधर्मी अरब व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इस संघर्ष का सबसे पहले सामना बीजापुर के सम्राट को करना पड़ा। 10 वर्ष के यह निरंतर संघर्ष में अंततः पोर्तुगीजों को विजय प्राप्त हुई। गोवा प्रांत को अपने वश में लेने में वे सफल हुए। पोर्तुगीजों का प्रथम यात्रा वास्को दी गामा नेतृत्व में 3 पहनी जहाजों के साथ जुलाई 1497 पोर्तुगीज से प्रारंभ हुई। उसने कैप ऑफ गुड होप से होते हुए दिनांक 20 को 1498 में भारत के पश्चिम तटवर्ती प्रांत आ पहुंचा। जुमेरी जाति के लोग उसका बड़े आदर के साथ स्वागत किए। उनके साथ मित्रता करने के बाद वास्को दी गामा उसी वर्ष अगस्त के महीने में वापस यूरोप लौट गया। वापसी में वास्को दी गामा ने को भी भेंट दिया गया। वह उसे मिलने आए हुए लोगों में एक व्यक्ति यूसुफ आदिल खान का प्रतिनिधि था। उसने वास्को डी गामा के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए यह आश्वासन भी दिया कि आवश्यकता पड़ने पर अपने सम्राट का भी
साथ निभाए। कहते हुए वह कई प्रश्न वास्को डी गामा से पूछने लगा। इस पर वास्को डी गामा को संदेह हुआ। उसने तुरंत ही उसे गिरफ्तार करवा लिया। बाद में सत्यता अपने आप बाहर आने लगी। वह अपने शहंशाह की योजनानुसार पोर्तुगीजों की जहाजें लूटने का कुतंत्र बनाए थे। इसके लिए पुर्तगीज सहनशक्ति शास्त्रार्थ जानने की उद्देश्य से वह गुप्तचर वास्को डी गामा के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने का झूठा नाटक रचा था। यह बात जानते ही स्वयं वास्को डी गामा वहीं गुप्तचरों के साथ ही वापस लौटता है। वास्को डी गामा के प्रथम यात्रा के बाद पोर्तुगीज 2 बार भारत को आए। द्वितीय यात्रा में उनके जहाजों के नेतृत्व क्याबलीन किया था। तीसरी बार एक बार फिर स्वयं वास्को डी गामा सन 1505 में भारत आया। जब तक पोर्तुगीज मलबार को पूर्ण रूप में अपने वश में करके कालीकट और कोचीन में अपने कारखानों की स्थापना कर चुके थे। भारत के साथ सिर्फ व्यापार करने का उद्देश्य मात्र नहीं था, संपूर्ण जल मार्ग व्यापार पर अपने अस्तित्व में लेना पोर्तुगीजों का विचार था। अरबी समुद्र के आसपास के समस्त मुस्लिम शक्तियां एक होकर पोर्तुगीजों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस संगठन के नेतृत्व इजिप्ट और गुजरात के सुल्तान ने किए थे। उनके लिए लगने वाली वस्तुओं की सक्रिय सहायता बीजापुर और अहमदनगर के बादशाह ने किए। पोर्तुगीजों द्वारा अविस्तार किए गए दूसरे उपायों से इजिप्ट सुल्तान को गुजरात के क्याम्बे प्रांत, अहमदनगर के चौल और बीजापुर साम्राज्य के प्रशासन में आने वाले दाभोल और गोवा के राज्य कर से इजिप्ट के सुल्तानों के भारी हानि पहुंची। इजिप्ट के नौका सेना मीर हुसैन के नेतृत्व में और गुजरात सेना दिदीप के राज्यपाल मलिक अयाजन के नेतृत्व में तैयार हुई। पोर्तुगीज के वाइसरॉय फ्रांसिस्को अल्डिमडान का बेटा लॉरेंक ने पोर्तुगीज नौका सेना के नेतृत्व करते गुजरात के तटवर्ती प्रांत के युद्ध का जाल बिछा दिया। इजिप्ट नौका सेना के आक्रमण का समाचार उसे नहीं मालूम था, इसलिए वह चौल बंदरगाह पर पहुंचते ही मलिक अयाज के साथ युद्ध करता है। सन 1507 अप्रैल में होने वाले चौल बंदरगाह के घनघोर युद्ध में पोर्तुगीज की सेना हार जाती है। इस युद्ध में अल्मीड़ा मारा गया। इस भारी पराजय के पीछे यूसुफ आदिल खान का बहुमुख्य पात्र था। इस बात को पोर्तुगीजों ने कभी माफ नहीं किया, क्योंकि सन 1508 दिसंबर महीने में वह कन्नूर से दीवू दत्त के और इस संगठित सेना के साथ युद्ध करके अपने बेटे के मृत्यु का बदला लेना चाहता था। दिसंबर 30 को दाभोल को बंदरगाह का पहुंच गए। वह अपनी सेना को बंदरगाह नष्ट करने का आदेश देता है। उन दिनों दाभोल बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से सुरक्षित एवं समुभद्र बंदरगाह माना जाता था। वहां के सेना को पोर्तुगीजों के साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए अल्मीश अपनी सेना को यह आदेश देता है,
बंदरगाह पहुंचते ही तुरंत उसे नष्ट किया जाए। वहां के मैत्र सेना को भारी हानि उठानी पड़ी। दाभोल के राज्यपाल बंदरगाह को बचाने की बड़ी कोशिश करने लगा। 5 घंटों से अधिक समय तक उसका मुकाबला नहीं कर सके। अंत में पोर्तुगीज सेना समस्त मित्र सेना को छिद्र छिद्र करके भाग दिया। बाद में बड़ी स्वतंत्रता के साथ बंदरगाह पर आक्रमण करते हुए अपनी सेना को संपूर्ण बंदरगाह को लूटने की अनुमति दे दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल नगर के समस्त घरों को आग लगाकर पोर्तुगीज अपने जहाजों द्वारा वापस लौटे। वहां से दीवू प्रांत पर उत्तर के वहां कई इजिप्ट और गुजरात सेना को हरा दिया। वहां पोर्तुगीज अरबी समुद्र पर अपने वश में करके वहां पर अपने अधिकार को स्थापन किए। शेष पठन अगले वीडियो में। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अगला वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच सके। मित्रों, यदि श्रवण करने के पश्चात आपका मन कर रहा है कि संपूर्ण पुस्तक को पठन किया जाए, क्रय किया जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। मित्रों, अब आप देश विदेश में कहीं भी क्यों ना हो, बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक अपने पाठकों से, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे किंडल वर्जन के 66 देशों के लिंक में आप जहां भी हों, बस उस देश का लिंक पर क्लिक कीजिए और पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करिए। जय हिंद, जय हिंदी।